तो ये तीन शासक हुए नागभट्ट प्रथम के बाद में, तीनों शासकों का कोकोस्त, देवराज और वत्सराज। ठीक है, आगे देखते हैं। वत्सराज की मृत्यु के बाद सुंदर देव से उत्पन्न उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रत्यारों के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पराक्रम से गुर्जर प्रत्यार वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया। वह प्रारंभ में दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के साथ संघर्ष में पराजित हुआ, किंतु बाद में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चक्रायुद्ध को पराजित कर कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया और इस विजय के बाद कन्नौज गुर्जर प्रत्यार वंश की नई राजधानी बन गई। इसे मिटा देता हूँ, ये हो गया हमारा नागभट्ट प्रथम। अब इन गुर्जर प्रत्यार वंश का दूसरा जो शासक हुआ था जो कि उसी के समान था, उसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ये बना। इसके बाद में ये जो है वही शासक हुआ था और कन्नौज को इसने अपनी नई राजधानी बना ली। कन्नौज को इसने अपनी नई राजधानी बनाई। ठीक है, कन्नौज का शासक चक्रायुद्ध बंगाल के शासक धर्मपाल का आश्रित था, अतः धर्मपाल ने नागभट्ट से युद्ध प्रारंभ कर दिया। मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट विजयी रहा और पराजित धर्मपाल बंगाल भाग गया। चाक्षु अभिलेख के अनुसार शंकरगण ने, चाक्षु हमारे पास में है, शंकरगण ने गौड़ नरेश बंगाल नरेश को हराया और समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। मुंगेर के युद्ध में मारवाड़ के शासक कक तथा सामंत शंकरगण की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि राजस्थान का बहुत बड़ा भाग नागभट्ट के नियंत्रण में था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आंध्र, सिंधु, विदर्भ तथा कलिंग के नरेशों ने उसकी युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार समर्पण किया जिस प्रकार पतंगे अग्नि में करते हैं। उसकी मान विशेषताओं की ख्याति सभी में फैल गई, जबकि उसने आनर्त, मालव, मत्स्य, किरात, तुरुस्क तथा वत्स के प्रवर्ती दुर्गों के राजाओं पर बलपूर्वक विजय प्राप्त की। यहाँ तुरुस्कों का समीकरण सिंध के अरबों के साथ किया गया है। दलपत विजय की रचना खुमान रासो, नोट कर लो, ये रासों में खुमान रासो दलपत विजय की रचना है भाई। लेखक का नाम है दलपत विजय। ठीक है, जैसे एक और बताता हूँ जानकारी के लिए, आगे भी आएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। ठीक है, तो बहुत सारे ये रासो है, इनको रासो कहा जाता है। काव्य को महाकाव्य वो रासो कहलाते हैं। तो ये खुमान रासो है, ये दलपत विजय की रचना का नाम है। ठीक है, इसमें कहा गया है गुहिल खुमान की मुसलमानों पर विजय की जानकारी मिलती है जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। अपनी विजय के फलस्वरूप नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। ये नागभट्ट द्वितीय नागभट्ट प्रथम से भी ज़्यादा शक्तिशाली शासक बना उत्तर भारत का। इस उपलक्ष्य में उसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियां उसने धारण की। परम भट्टारक, परम भट्टारक, परमेश्वर, ये उपाधियां उसने धारण की। ठीक है, उसके बाद में चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। संभवतः ये आत्महत्या न होकर पूर्व के कुछ शासकों द्वारा किए गए अंतिम धार्मिक कृत्य के रूप में मृत्यु को वर्णन करने के समान था। वह अपने वंश के सबसे योग्य व सफल शासकों में से एक था। राष्ट्रकूट व पाल वंश की तुलना में न्यून साधन होते हुए भी वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुआ, जिसके कारण उसके प्रतिनिधियों को सुरक्षा की चिंता रही। 833 ईस्वी में उसने गंगा नदी में डूबकर, यानी गंगा नदी में उसने जल समाधि ले ली। हम इसको जल समाधि का नाम देंगे। आत्महत्या नहीं की इसने, जल समाधि। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, जल समाधि ले ली। चंद्रप्रभा सूरी का ग्रंथ उसमें लिखा गया है कि 833 ईस्वी में उसने जल समाधि ले ली, क्योंकि उस समय जो शासक थे ये अंतिम धार्मिक कृत्य मानते थे कि जब सब कुछ कार्य हो गया, उनका सब कुछ काम खत्म हो गया, तो उसके बाद में वो ऐसा करते हैं धार्मिक कार्य को, भाई अंतिम धार्मिक कार्य है कब अपने आप को ईश्वर के पास पहुंचा देना और अपने आप को ईश्वर की सेवा में लीन कर लेना। इसलिए वो जल में समाधि ले लेते थे और उसके बाद में अपने प्राण जल में ही छोड़ देते थे। तो ये 833 ईस्वी में चंद्रप्रभा सूरी की रचना का नाम है
परभावक चरित, उसके रचना का क्या नाम है? परभावक चरित। उसके अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का महान साम्राज्य निर्माता और प्रसिद्ध शासक हुआ, महान शासक हुआ, उसने अंतिम में जल समाधि ले ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं बप्पा रावल की। मिला देता हूँ ये, पहले भी कहा अलग अलग शासकों के बारे में अलग अलग जो है आप हमें मिलेगी, अलग अलग शासक है उसी के बारे में। अब बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा चित्तौड़ का गुल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुल वंश का संस्थापक चित्तौड़ लिख देता हूँ। यानी यहीं से ये महाराणा प्रताप वगैरह, उदय सिंह वगैरह, इनका सबका बप्पा रावल से ही इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद में जैसे महाराणा प्रताप हुए, अमर सिंह हुए, उससे पहले उदय सिंह हुआ, तो ये सब बप्पा रावल का ही वंश चला था बाद में। बप्पा रावल, कुछ चीज़ें आगे और आएगी जो मैं लिखता रहूँगा। देखो, बप्पा रावल को मेवाड़ के गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर कालभोज नामक शासक की उपाधि थी। मूनोस नैणसी की ख्यात के अनुसार वह ऋषि हारित ऋषि की गाय चराता था। कौन? बप्पा रावल। सुनना कहानी अच्छी सी। मूनोस नैणसी की ख्यात, मूनोस नैणसी की मूनोस नैणसी मूनोस नैणसी की ख्यात में इसके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी किसकी? बप्पा रावल की। मूनोस नैणसी के बप्पा रावल की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो देखो इसमें आगे, बप्पा रावल तो जो था हरित ऋषि की गायें चराता था। बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने महादेव को प्रसन्न कर उसके लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी की सेवा में चला गया। इसी समय विदेशी मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजा मान ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और सिंध की तरफ भाग निकले। शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा रावल गजनी तक पहुंच गए। इतना महान वीर योद्धा था कि गजनी तक पहुंच गया वो। गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां के सिंहासन पर बिठाया। बप्पा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और वापस चित्तौड़ लौट आया। चित्तौड़ में राजा मान और सामंतों के बीच तनाव पैदा होने के बाद कई सामंत दरबार छोड़कर चले गए। इन विद्रोही सामंतों ने बप्पा को शासक बनाने के लिए राजी कर 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां उसने धारण करी। 734 ईस्वी, ये याद रखना, तीसरा पॉइंट है। 734 ईस्वी में बप्पा चित्तौड़ का शासक बना। चित्तौड़ का शासक बना 734 ईस्वी। ठीक है, वहाँ उसने हिंदू, सूर्य, राजगुरु, चकवे आदि की उपाधियां धारण की। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासन पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ओझा के अनुसार बप्पा का देहांत नागदाव में हुआ। इसकी समाधि स्थल बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी समाधि कहाँ है? इसकी समाधि नागदा में है भाई। समाधि नागदा एमपी में। इसकी समाधि नागदा में है बप्पा रावल की। ठीक है, बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जो उसकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। 115 ग्रेन के उसके सिक्के के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन है। इतिहासकार सीवी वेद ने उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इतिहासकार
वेद ने उसकी तुलना किसकी, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी, कौन था ये चार्ल्स मार्टेल? फ्रांसीसी सेनापति था, ठीक है, मुगल सेना को पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति जिसने प्रथम बार मुगल सेना को पराजित किया, ठीक है। उसकी तुलना की चार्ल्स मार्टेल से तुलना की इतिहासकार ने, जो सीवी वेद ने। उसने कहा कि अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चूर-चूर हो गया उसकी शौर्य के आगे। उसने इफन खान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफिलिस्तान आदि पश्चिमी इलाके देशों के शासकों को पराजित कर उन्हीं की पुत्रियों के साथ विवाह किया। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के एक शहर है रावलपिंडी, सैन्य ठिकाना था, यहाँ लिख लेता हूँ, एक मिटा देता हूँ उसको। रावलपिंडी का जो नाम है वो बप्पा के नाम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि नाम था बप्पा रावल। रावलपिंडी बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना, ठीक है। बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था, इसलिए उसका नाम, पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी का नाम बप्पा के नाम पे पड़ा हुआ, रावल यानी रावलपिंडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पूरा देखना, वीडियो देखा कीजिए आप, क्योंकि वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, स्टूडेंट समझिए। तो नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं कि बाद में हो सकता है 2 महीने पढ़ाई और 3 महीने पढ़ाई और इतना तरीके से नहीं समझा पाए। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वही क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4। अब उसके आगे देखते हैं हम, अरबों की सफलता के कारण क्या कारण रहे कि दाहिर सेन जो है वो अरबों के सामने उसकी हार हुई। बहुत सारे कारण हैं, इसके पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। देखिए, पहला पॉइंट था दाहिर को बाकी हिंदू राजाओं का साथ नहीं मिलना, यानी बाकी हिंदू शासकों का दाहिर को साथ नहीं मिला था, ठीक है। क्योंकि जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो बाकी किसी हिंदू राजाओं ने ये रुचि नहीं दिखाई कि वो दाहिर का साथ दे। दाहिर जो था ब्राह्मण शासक था, बाकी शासकों ने उसका साथ नहीं दिया। अगर उस समय बाकी शासक दाहिर का अगर साथ दिया होता तो शायद मोहम्मद बिन कासिम कभी भी भारत पर या सिंध को जीतने की कोशिश नहीं करता और उससे आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती। दूसरा है भारतीय शासकों की फूट, इसमें और लिख लो, फूट, ईर्ष्या, ठीक है। भारतीय शासक थे, आपस में उनकी फूट थी। प्रत्येक शासक यही चाहता था कि मेरा साम्राज्य, मैं ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करूं, यानी एक दूसरे में तालमेल का अभाव था, सामंजस्य का अभाव था। कोई भी एक शासक दूसरे शासक का साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि सभी शासक अपने आप को जो है सर्वोपरि मानते थे, घमंडी थे, और दूसरे शासक को मतलब साथ देने में वो अपने आप को समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा सा कमज़ोर माना जाऊंगा। और इनकी जो है ईर्ष्या, ये भी एक मुख्य कारण रहा, आपस में ईर्ष्या करते तो जलन थी उनमें। तीसरा पॉइंट है अरबियों के पास खोने के लिए कुछ ना होना। अरबी जो थे इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अरब से ही आए थे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आए थे। जब इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया सिंध पर, और सिंध के जो शासक था दाहिर सेन, उसने प्रतिशोध किया, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने सोचा आर्या पार ठीक है, अगर मान लो युद्ध में हार गए, मर गए तो ये रह जाएंगे, और जीत गए तो सोने को वगैरह जो भी धन संपदा है भारत की लूट के चले जाएंगे। क्योंकि अरब जो कंट्रीज है, जैसा आप हम नाम सुनते हैं, आप भी जानते होंगे, ईरान, इराक, वहाँ तेल के कुएँ हैं बस, और वही उनका सबसे बड़ा जो है पैसे का साधन। अब उस समय तो तेल के कुएँ वगैरह भी नहीं थे भाई, खुदाई वुदाई भी नहीं होती थी, उनको जानकारी भी नहीं थी। उस समय डीजल पेट्रोल वगैरह तेल या किसी काम में आता भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ की जो दयनीय दशा थी, क्योंकि बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है, तो खेती कृषि वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, बस वहाँ की भूमि में तेल है। अब तो खैर वो कंट्रीज तो है बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, क्योंकि तेल के कुएँ हैं, हर घर में तेल के कुएँ मिल जाएंगे, और आपको पता है पेट्रोल डीजल जो है अब वहीं से आता है। तो अब वही उनके लिए खेती हो गई, पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। तो अरब जो थे, उनके सैनिक जो थे,
उनके कितनी बार होते हैं, खाने के लाले पड़ जाते थे, तो उनको इसके लिए बाहर की तरफ उनको आना पड़ता, यहाँ पर आक्रमण करते, यहाँ से लूटते चले जाते, फिर कुछ साल बाद में फिर वापस आते, लूट मार करते चले जाते, तो इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। चौथा है, भारतीय शासकों ने सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई। भारतीय जितने भी शासक थे, इन्होंने जब विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे तो भारतीय शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। भाई सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उनको पता है कि विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं भारत में, थोड़ा थोड़ा वो अंदर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन भारतीय शासकों ने सैन्य शक्ति बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वही उनके परंपरागत हथियार थे, वही घोड़े थे, वही सैनिक थे, वही पैदल थे, वही परंपरागत हथियार जिनके जंग लग चुके थे, यानी उन्होंने किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद में पांचवा मोहम्मद बिन कासिम का कुशल नेतृत्व। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम एक योग्य सेनापति था, कुशल उसका नेतृत्व था, अच्छी लीडरशिप करी उसने, योग्य था, योद्धा भी था बंदा, तो उसकी भी हम प्रशंसा यहाँ करेंगे क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं थी। उसकी योग्यता और कुशल नेतृत्व के बल पे उसने सिंध का जो शासक था दाहिर सेन उसको पराजित किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे अरबों की सफलता के 5 पॉइंट। ये आपको ऐसे कैसे कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, अरबों की सफलता के कारण। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको आराम से। पहला दाहिर को बाकी इन दूर आ जाऊंगा, साथ न मिलना, भारतीय शासकों की फूट, ईर्ष्या, अरबियों के पास होने के लिए कुछ ना होना, भारतीय शासकों ने सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, कासिम का कुशल नेतृत्व एवं योग्यता। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे, देखो अलग अलग चैप्टर, कंफ्यूज मत होना। अब अरब के बाद में अभी ऐसा अगर इतिहास में हमारे यहाँ 12th में अलग अलग, अब हम नागभट्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में नागभट्ट शासक था, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले हम इसका साम्राज्य, गुर्जर, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसका राज्य था आबू, जालोर, अवंती, भीनमाल, आबू, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी। पहले इसकी राजधानी भीनमाल थी। ठीक है, भीनमाल के सामने जालोर को राजधानी बनाई और उसके बाद में उसने उज्जैन को राजधानी बनाई। पहले इसने अपनी राजधानी बनाई जालोर को, पहले राजधानी भीनमाल थी, भीनमाल की जगह इसने राजधानी, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था ये नागभट्ट प्रथम, जिसको नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इसका शासन है 730 से 756 ईस्वी, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, 730 से 756 ईस्वी तक इसने शासन किया था नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, इसने पहले राजधानी अपनी जालोर स्थापित करी और जालोर के बाद में जब ये मालवा को जीता तो उसने अपनी राजधानी उज्जैन स्थापित करी। 2 राजधानियाँ थी इसकी, पहली जालोर और फिर बाद में उज्जैन। ये केवल जानकारी, उसके बाद में आगे हम किताब से पढ़ूंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें एक शब्द आएगा, बाद में हम पढ़ेंगे मलेच्छ। मलेच्छों का दमन कारक भी इसको नाम दिया गया। तो ये नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक इसने शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। जालोर, अवंती, भीनमाल, आबू पे उसका अधिकार था। उसके बाद में इसने
मालवा पे अधिकार किया। मालवा पे अधिकार करने के बाद में उसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई, पहले उसकी राजधानी जालोर थी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। ये नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोर्ड पे बताई है। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 जालोर, अवंती, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसने चाउंडों से भीनमाल जीतने के बाद आबू, जालोर आदि स्थानों पर अपना अधिकार किया। इस राज्य विस्तार के बाद उसने भीनमाल के स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी बना लिया। मालवा में राज्य विस्तार कर उसने अवंती यानी उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की दिशा से बिलोचों तथा अरबों ने आक्रमण किया। उसने न केवल मुस्लिम आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की, अपितु उनके रोंदे हुए प्रदेशों पर पुनः उसने अधिकार कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का दमनकारक, दिनों का उद्धारक के कारण नारायण की उपाधि से उसको विभूषित किया गया, यानी इसकी उपाधि थी नारायण। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, छोटा पॉइंट नोट करके लिख लेना। ग्वालियर प्रशस्ति में इसको दिनों का उद्धारण के कारण इसको नारायण की उपाधि थी। ठीक है, नारायण की इसको उपाधि प्राप्त थी। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि से नवाजा गया। मुस्लिम लेखक अल बिलादुरी के विवरण से भी ज्ञात होता है कि समकालीन अरब शासक जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। नौसारी अभिलेख में अरबों द्वारा पराजित राजाओं के नाम दिए गए, किंतु इस सूची में नागभट्ट प्रथम का न होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि अभिलेखों में उसे राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक तथा इंद्र के ग्रह का नाश करने वाला बताया गया है। उसके बाद में कुकुस, देवराज व वत्सराज, ये तीन